द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का स्वागत। हमारा शीर्षक राजनीतिक दल है और हम वीडियो के इस तीसरे भाग में राजनीतिक दलों के कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम हम राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं उस पर आमंड के विचार जानें। आमंड ने किसी राजनीतिक व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्य बतलाए। पहला कार्य है राजनीतिक समाजीकरण। इसका अर्थ यह है कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जो कार्य प्रणाली है या उसके जो कार्य मूल्य और संस्कृति है, इससे वहाँ के नागरिकों को अवगत कराना, या यूँ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देश की जो शासन व्यवस्था है, देश का जो संविधान है, उसके संदर्भ में नागरिकों को जागरूक बनाना या उनको आवश्यक जानकारी प्रदान करना। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था अंतर्गत नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, यह भी उनको बताना। तो कुल मिलाकर एक शासन व्यवस्था कैसी है, नागरिकों की क्या स्थिति है, शासन व्यवस्था और नागरिकों के मध्य किस प्रकार का संबंध है, यह लोगों तक पहुंचाना, इसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। यानी एक नागरिक को उसके राजनीतिक अधिकार, कर्तव्य और उसकी क्या राजनीतिक भूमिका हो सकती है शासन व्यवस्था के अंतर्गत, इसकी जानकारी प्रदान कराना, ये पहला महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक दलों का आमंड के नज़र में। और वो इसका क्या नाम देते हैं, राजनीतिक समाजीकरण। दूसरी जो बात है वह उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है हित अभिव्यक्तिकरण। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति है या एक वर्ग समूह है, उसके क्या हित हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी पहचान करना और ऐसे समान हितों को, है ना, इकट्ठा करके और फिर उसको राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसके समक्ष मांग के रूप में प्रस्तुत करना। इसको सरल भाषा में यूँ समझ लें कि अलग अलग लोगों की जो शासन व्यवस्था से जो उनकी मांग होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पहचानना और एक समान जो ज़रूरतें हैं ऐसे लोगों के हितों को इकट्ठा करना और फिर एक वर्ग के हित के रूप में उसको आइडेंटिफाई करा के और फिर शासन व्यवस्था के समक्ष उसको एक डिमांड के रूप में प्रस्तुत करना। यूँ समझ लें कि जैसे किसान हैं या मज़दूर हैं या छात्र हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या ट्रेड यूनियंस हैं, इन सब की क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पहचान करके एक वर्ग की मांग के रूप में, है ना, और वो क्या मांग है कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करें, शासन व्यवस्था के समक्ष एक मांग के रूप में रखना, इसी को क्या कहते हैं, हित अभिव्यक्तिकरण। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य आमंड ने बताया वह है हित समूहीकरण। हित समूहीकरण में क्या हो रहा है कि ये जो डिमांड अलग अलग वर्गों की थी, है ना, उनकी मांग को विधिक, है ना, रूप में अभिव्यक्त कराना, यानी उसको राज्य के द्वारा क्या कराना है कि एक आधिकारिक आवंटन कराना है, राज्य की द्वारा उस मूल्य का आधिकारिक आवंटन होना। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग वर्गों की जो ज़रूरतें हैं वो एक मांग के रूप में जब सरकार के समक्ष बात आती है तो सरकार से यह कार्य करवाना कि वह उन मांगों को वह स्वीकार करे और एक कानून के रूप में या एक लोक नीति के रूप में, है ना, उसको परिवर्तित करे, यानी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोक नीति का निर्धारण करे या कानून बनाए। तो इस व्यवस्था को या इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं हित समूहीकरण। तो बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात ये हुई कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, इसको आइडेंटिफाई करना। फिर क्या है, एक व्यक्ति के लिए तो कानून नहीं बनेगा, तो एक समान जैसे लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको क्लासीफाई करना, उनको भिन्न भिन्न हित समूहों में वर्गीकृत करना और भिन्न भिन्न हित समूहों की जो मांग है उसका एक सामान्यीकरण करके और एक डिमांड के रूप में, कॉमन डिमांड के रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। और फिर तीसरा हुआ कि सरकार से, है ना, लोक नीति बनवाना ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य आमंड ने बताया वो ये था कि यह सब काम तभी संभव हो पाएगा जब राजनीतिक दल आम जनता
तक अपनी पहुंच बना सके, यानी आम जनता के साथ वह बातचीत और संवाद कर सके, क्योंकि बिना संवाद किए, बातचीत किए आप लोगों की ज़रूरतों को या उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकते। इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वह एक अच्छी संप्रेषण प्रणाली का विकास करे, तभी वह लोगों तक अपनी पहुंच बना पाती है। और ये जब संप्रेषण प्रणाली विकसित हो जाती है, यानी राजनीतिक संचार की प्रक्रिया अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है, तो राजनीतिक दलों की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक होती है और वो उनकी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उनकी मांग को समझ पाते हैं, और फिर ये जो है सरकार तक उनकी बात ले जाकर और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रभावी कह लीजिए या फिर व्यावहारिक लोक नीति का निर्माण करवाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि ये जो 4 कार्य हैं वो 4 कार्य आमंड के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं, भूमिका है, जिसकी वजह से राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र को के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो आमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ये बात कही थी कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वह उसके जो आगम कार्य यानी इनपुट कार्य हैं वो यही है कि वह क्या करे कि राजनीतिक समाजीकरण करे, हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार। अगर ये 4 इनपुट फंक्शन अच्छे से वो करती है तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये जो इनपुट यानी ये जो डिमांड है उस डिमांड को प्रोसेस करना, यानी उस अनुसार नियम बनाना, नियमों को लागू करना और नियम का अधिनिर्णयन करना, जैसे ये जो आउटपुट कार्य है वो बड़ा सरल और आसान हो जाता है। और ये एक्चुअली प्रोसेसिंग है, आउटपुट जो है वो प्रोसेस होकर जो हमारा जो किसी राजनीतिक व्यवस्था का जो उत्पाद है वो इस रूप में हमारे सामने आता है। तो अगर आपकी जो डिमांड है वो सही तरीके से व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था तक पहुंचती है, यानी इनपुट सही तरीके से पहुंचता है, तो उसको प्रोसेस करना बड़ा आसान हो जाता है और वो जनता को वही चीज़ शासन व्यवस्था से प्राप्त होती है जो वो डिमांड करती है। तो राजनीतिक दलों की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है किसी राजनीतिक व्यवस्था के आगम कार्यों को सुनिश्चित करने में। यदि आगम कार्य सही तरीके से यानी इनपुट फंक्शंस सही तरीके से किसी राजनीतिक व्यवस्था में संचालित किए जा रहे हैं तो आउटपुट करना बड़ा आसान है। इसको यूँ समझ लीजिए कि किसी एक व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो जो उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप क्या है आप प्रोसेसिंग करके आप उसको आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को ही समझ नहीं पाए कि उसको चाहिए क्या, या वो अपने ज़रूरतों को आप तक सही तरीके से बता नहीं सकता कि उसको चाहिए क्या, तो फिर ये है ना तो आप सही आउटपुट दे पाएंगे ना सही प्रोसेस कर पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन, एक छोटा सा बच्चा है जो रोए जा रहा है और जो है उसकी माँ बहुत परेशान है, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो बहुत ही छोटा है, उसको भाषा नहीं आती, लेकिन है ना वो कुछ ना कुछ उसकी नीड है जो उसको पूरी वो चाहता है कि पूरी हो जाए, लेकिन वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वो सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तब तक उसकी मदद उसको उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए अगर जैसे ही वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है कि मुझे क्या चाहिए, उसकी भाषा उसके हाव व्यवहार से पता चलता है उसको क्या चाहिए, बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप आसानी से उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है आमंड कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वह इनपुट फंक्शन को है ना सही तरीके से संचालित करता है। और बिना राजनीतिक दलों के किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो आवश्यक इनपुट फंक्शन है वो नहीं हो सकता। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये इनपुट फंक्शन को ही बेहतर तरीके से संचालित कर पाती हैं, उस कार्य को कर पाती हैं, और उसके बगैर व्यवस्था जो है ना तो प्रोसेस कर सकती है ना आउटपुट दे सकती है। इसलिए आमंड के ये विचार हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें एक राजनीतिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है उसका हमको एक थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि इसके बगैर जो है इनपुट फंक्शन सही तरीके से नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है शासन व्यवस्था के पास जाकर या संसद के पास जाकर अपनी डिमांड नहीं
सकता। और इस तरह से मान लीजिए अगर पॉसिबल भी हो जाए कि हर कोई अपनी अपनी डिमांड लेकर संसद में पहुंच जाए कि हमारे अनुसार आप लोक नीति का निर्माण कर हमारी ये ज़रूरतें पूरी करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हित जो है, समूहीकरण, अभिव्यक्तिकरण, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें राजनीतिक दल जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसलिए आमंड ने राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्य बताए। वैसे सामान्य तौर पे अगर हम देखें कि राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लोगों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना, यानी लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, वो अपनी डिमांड रखें, है ना, और सही तरीके से रखें ताकि उनके ज़रूरतों को पूरा करते हुए सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण किया जाए। ये जैसा आमंड ने भी कहा था, राजनीतिक समाजीकरण, तो उसको सामान्य भाषा में ये बात कही जा सकती है कि राजनीतिक दल जो है वो नागरिकों में उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करते हैं। इसी तरह वह सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको पता है ये भारत में जो सरकार है या किसी भी लोकतंत्र में जो सरकार है उसकी स्थापना में वहाँ के जो राजनीतिक दल है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने इस बात को पढ़ा होगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और देश में जब निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं, तो बहुमत दल का जो नेता होता है संसद में वही जो है प्रधानमंत्री बनता है और फिर वही व्यक्ति जो है अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ये जो प्रधानमंत्री है और ये जो मंत्रिपरिषद है यही जो है वास्तविक कार्यपालिका है। तो इस तरह से यह जो सरकार है ये सरकार किसके द्वारा बनाई गई, तो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई। बहुमत दल का नेता मतलब दलीय व्यवस्था होगी और जो बहुमत दल होगा संसद में उसी की सरकार बनेगी। तो सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। और फिर हम देखें कि जो विपक्ष में लोग आ जाते हैं जिनकी सरकार नहीं बनी, तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उनके हितों के लिए वो संसद में जो है अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर वो नियंत्रण रखें ताकि उनका जो समर्थन है या उनके जो लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके हितों की भी रक्षा हो सके। तो अर्थ ये है कि जो विपक्ष है उसका एक ही काम होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर वह नियंत्रण रखे ताकि वो सर्वसमावेशी हो सके, ताकि वह जो है लोक कल्याणकारी हो सके, वह निरंकुश ना हो, मनमानी ना करे। ऐसा ना हो कि वो जो है जो सरकार है वो बहुमत जो दल है वो अपने जो जनाधार है उसी के हितों की बात करे। तो सरकार की निरंकुशता के ऊपर एक नियंत्रण रखना विपक्ष का काम होता है और विपक्ष भी जो है वो वास्तव में एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिकल पार्टी ही विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है 2 काम कर रहे हैं, एक तो सरकार बना रहे हैं और जो शेष जो सरकार नहीं बनाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार ये लोकतंत्र के सही प्रकार से संचालन में भूमिका निभाते हैं। एक नीति बनाती है और दूसरा यह देखती है कि जो नीतियाँ बनी है वो जो है सबके उसमें हित शामिल हों, है ना। तो फिर हम आगे बढ़ें। नागरिक और सरकारों के मध्य यह एक सेतु का कार्य करती है। जैसे राजनीतिक पार्टियां जो आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में, गली मोहल्लों में और ना हर उनके इकाई बने हुए होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं को समझते हैं और वो अपने जो है पार्टी के जो हाईकमान है या उनके जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं और इस प्रकार से वो जनता की क्या ज़रूरतें हैं, समस्याएं क्या हैं, इनसे है ना केंद्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि केंद्रीय कार्यकारिणी जो होती है वो व्यवहारिक नीतियाँ बना पाती हैं। उसे पता चल जाता है कि जनता की क्या ज़रूरतें हैं, जनता की क्या परेशानी है। तो इस तरह से जनता की समस्याएं और सरकार के लोग जो सरकार के जो कार्य हैं इनके बीच वह एक सेतु का काम करती है, यानी जनता की आवाज़ बनकर वह सरकार तक अपनी बात, जनता की बात पहुंचाती है। इसी तरह देखिए ये सरकार और
दल के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो सदस्यों की संख्या होती है वो तो बहुत अधिक होती है और सभी सरकार में नहीं आते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो जो जीतते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनमें से कुछ लोग ही जो है सरकार में आते हैं। तो अब ये जो लोग जो सरकार में आए यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये जो लोग हैं इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती, 60-70 लोग, 75 लोग, 80 लोग, इससे ज़्यादा संख्या नहीं होती। ये कार्यपालिका है। तो ये जो कार्यपालिका है तो ये जो फैसले ये करते हैं, लेकिन अब ये अपने जो हमारी विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, या जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं या जनता से जो राजनीतिक दल ने जो अभी सत्ता में है उसने जो वादे किए हैं उसके अनुसार उनके नीतियां बने, इसके लिए क्या करते हैं, जो शेष लोग जो सरकार में शामिल नहीं हैं, जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, वो उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, यानी सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं कि कहीं सरकार में आकर ना ये लोग जो है जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न कर दे या अपने उद्देश्य से भटक नहीं जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी सरकार को कंट्रोल करती है और जनता की आवाज़ बनकर और उन तक सरकार के कानों तक बात पहुंचाती है ताकि वो जो है अपनी लोकप्रियता न खोए। इसी प्रकार जो विपक्ष में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने जो है जनता की आवाज़ बनकर और सरकार पर दबाव डालती है कि उनके जो है जो जनाधार है या वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी की जा सकें। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वही सरकार भी बना रही है और वही सरकार पर नियंत्रण भी स्थापित करती है ताकि सरकार जो है उन कर्तव्य दायित्वों को पूरा करे जो उससे अपेक्षा की जाती है। इसी तरह अब एक और दृष्टि से देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्या काम करती है, तो देखिए समाज में अनेक प्रकार के है ना समस्याएं हैं और उन समस्याओं को पहचानना, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक जनता की आवाज़ बना देना, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। अब आप देखें, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या जातीय अस्मिता की बात हो या क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इन मुद्दों को खड़ा करती है और उनका इससे दो उद्देश्य पूरा होता है। एक तो क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जिन लोगों की बात करते हैं वो उनके समर्थक बन जाते हैं, तो अपना उनका जो वोट बैंक होता है या जनाधार होता है वो बढ़ता है। तो एक तरफ वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, इश्यूज़ ढूंढते हैं, मुद्दे ढूंढते हैं, ऐसे इश्यूज़ जिसमें उनको जन समर्थन मिले। तो इस प्रकार से वो दो तरह के काम करते हैं। कई बार तो वो ऐसे इश्यूज़ उठाकर लाते हैं जो ना देश की एकता और अखंडता और मजबूती के लिए अच्छा होता है। कई बार वो डिवाइसिव भी होता है, वो विघटनकारी भी होता है, नकारात्मक भी होता है। जैसे क्षेत्रीय पहचान की बात आप कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीयता की दृष्टि से ठीक नहीं है। आप भाषाई पहचान की बात कर रहे हैं तो वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जिनकी या जातीय दल होते हैं, राजनीतिक दल या धार्मिक दल होते हैं, वो अपने अपने जो है जो उनका जनाधार है उसी की बात करते हैं। उनका एक व्यापक जो परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उसमें शामिल नहीं होता, तो वो एक समस्या भी है। लेकिन इस बहाने वो क्या होता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार के मुद्दे को खड़ा करके और अपना जनाधार बनाता है और इस बहाने क्या होता है कि देश में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं उनका अंदाज़ा हमें लग जाता है और इस तरह से समस्याओं को एक मुद्दा बना देना और उस मुद्दे के लिए सरकार पर दबाव डालना, उसके समाधान के लिए दबाव डालना, यह सब काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो एक आम आदमी की बस की बात नहीं होती है कि किसी समस्या को एक वो राष्ट्रीय मुद्दा बना दें, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इस काम में माहिर हैं और ये उनका करना, ये समझ लीजिए कि प्रोफेशनल हैं इस काम को करने में, कि मुद्दों को आइडेंटिफाई करना और उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना और एक जनाधार प्राप्त करना, जन समर्थन प्राप्त करना और सरकार पर दबाव डालकर और जो है कानून बनवाना। इसी तरह से राजनीतिक दलों के
महत्वपूर्ण कार्यों में आप देख सकते हैं कि वो शासन में जनसहभागिता भी सुनिश्चित करते हैं। आप जो कार्यकर्ता होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो सरकार के जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उन योजनाओं से जो लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक वो पहुंचाते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं कि हमारी सरकार ने जो है ये योजनाएं आपके लिए लाई है और आप जो है इसमें भागीदार बनिए, इसके लाभ लीजिए। तो इस प्रकार से वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी काम करते हैं। इसी प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सरकार के कार्यों से, जैसा मैंने बताया, जनता को अवगत कराना और वो योजनाएं अच्छी थी, बुरी थी, उसका क्या फीडबैक है यह भी उनको सरकार को वो देते हैं। तो ये दो तरफा काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा देते हैं और मान लीजिए कि कोई योजना जो है उसमें कोई खामी है, कोई परेशानी है या वह प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई है ना, उसमें कोई तकनीकी समस्या है तो या जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही इन योजनाओं से, तो जो भी फीडबैक है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार ये एक ब्रिज का काम करते हैं। फिर भिन्न भिन्न राजनीतिक दल हैं। लोकतंत्र में कोई एक दल तो नहीं होता, अनेक दल होते हैं। तो हर कोई अपना अपना जनाधार ढूंढता है, अपने अपने जो है जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट क्या है उसको वो लेकर डिमांड करते हैं, वो उनके जो है ध्वजाधारक बन जाते हैं, फ्लैग बेरर बन जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि आप एक यूँ इमेजिन करें कि एक जो है मैदान है जहाँ पर हर कोई जो है अपने अपने झंडे लेकर खड़ा है और वो जो है जो झंडे लेकर खड़े हैं वो राजनीतिक दल है, उनके पीछे जो है जनसमूह है। तो इस प्रकार से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने प्रकार के जो है समूह बने हुए हैं, उनके हित क्या है, उनकी मांगे क्या है, और ये सब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब एक सरकार के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इनके जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर ऑलरेडी किया हुआ है, इनके बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। अगर आपने ये काम कर लिया, यानी विभिन्न वर्गीय हितों के मध्य टकराव तो है ही, संघर्ष तो है ही, सरकार का काम है इसमें संतुलन स्थापित करना। जैसे संतुलन स्थापित हो जाता है, अच्छी ऐसी नीति बनती है जो सबको स्वीकार हो जाती है, तो सरकार का काम जो है अच्छा हो जाता है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से जो शासन के विरुद्ध जो एक क्रांति की बात होती है या आंदोलन की बात होती है उसको रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उसको कंसोलिडेट करके सरकार के सामने बात रख दी। इसी प्रकार राजनीतिक दल जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी वाहक हैं। बहुत सारे ऐसे जो रूढ़िवादी जो है परंपराएं चली आ रही हैं वो उनसे उनको दूर करना, एक नई योजनाएं, नई नीति, कार्यक्रम, नई सोच लाना और है ना लोगों में बदलाव लाना, यह सब पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। आप देखिए जैसे बहुत सारे सरकार जो है जो जिसको कह सकते हैं वह सरकार जो सत्ता में है उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों तक है ना, लोगों का मूड बदलने के लिए, लोगों के विचार को बदलने के लिए है ना तरह तरह की योजनाएं या तरह तरह की बातें फैलाती भी है, ताकि लोग जो है उन चीज़ों को समझें, उनकी उस पर प्रतिक्रिया दें और उस आधार पर वो क्या करते हैं, नए कानून बनते। जैसे अभी आप देखिए NRC का एक मुद्दा आया, इसी तरीके से है ना कॉमन सिविल कोड की बात उठाई जा रही है, उसी तरीके से है ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बात की जा रही है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ ऑल इन एयर, यानी अभी लोगों तक ये धीरे धीरे बात पहुंच रही है, ओपिनियन बन रहा है और ये राजनीतिक दल इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किस तरह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जाए, लोगों का मूड बनाना, लोगों के विचार एकत्रित करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना और इसके बाद जो है कानून बनाना आसान हो जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम आप राजनीतिक दलों को देख सकते हैं और इसी तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भावनात्मक तौर पर इकट्ठा करना, लोगों की एक राय बनाना और है ना ये एक राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य भी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये सकारात्मक हम देख सकते हैं उनकी भूमिका या कार्य। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक
जो है एस्पेक्ट्स भी हैं और हम सब जो है इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो यद्यपि उनसे बड़े सकारात्मक कार्यों की उम्मीद की जाती है, उनसे अपेक्षाएं हैं कि वो लोकतंत्र को सही तरीके से चलाएंगे, नागरिक की ज़रूरतों को या उनकी आवश्यकताओं को पहचानेंगे और है ना लोक नीति बनाएंगे। ये बड़ी जो है बहुत एक कह सकते हैं सकारात्मक हमारी धारणा बनती है राजनीतिक दलों को लेकर। लेकिन व्यवहार में हमने जो लोकतंत्र को हम जो जी रहे हैं, हमें कई प्रकार की समस्याएं जो दिखती है राजनीति में, उसका एक प्रमुख कारण ये राजनीतिक दल भी है। कहने का अर्थ यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो देश की कई समस्याओं के जनक भी हैं। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, जैसा आप देखिए, वो है कि धर्म के आधार पर राजनीति, है ना, जाति के आधार पर राजनीति, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर राजनीति। तो ये जो है देश को जोड़ने के बजाय और तोड़ने का काम करते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए ये एक बड़ी समस्या जो राजनीतिक दलों की वजह से उभर कर आती है वो ये कि ये अधिनायकवाद को, है ना, बढ़ावा देते हैं। अपना एक लीडर बना लेंगे, उसके एक इमेज को बहुत बड़ा बना लेंगे, उसको महामानव बनाने की कोशिश करेंगे और वो उसके पीछे वो जो है एक रैली करेंगे कि ये हमारा महामानव, ये दुनिया बदल देगा और ये सारी समस्याएं दूर कर देगा। ये जो एक अधिनायकत्व की जो कि भाई ये अवतरित हो गए हैं एक महान व्यक्ति और ये हमारे लीडर हैं और आप जो है इनको वोट दें और ये आपके जीवन को बदल देंगे। इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती है कि एक करिश्मा लीडर के रूप में खड़ा कर देना, लोगों के धारणाओं को बदलना, प्रभावित करना, इस प्रकार से जो है एक लोकतंत्र के लिए एक जिसमें कि व्यक्ति को सही तरीके से सोचना, तार्किक तरीके से सोचना, मुद्दों के ऊपर जो है उनके कार्यों का विश्लेषण करना, यह सब जो है ख़त्म करने की कोशिश होती है। यानी आपको वो इमोशनल बनाना चाहते हैं, आपको लॉजिकल रैशनल नहीं बनाना चाहते। एक बहुत बड़ा जो है आजकल की एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही कि अधिनायकत्व को आजकल राजनीतिक दल प्रोत्साहित करते हैं। एक चेहरा जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लीडर बनाएंगे और उसको जो है महिमामंडित कर देंगे। तो राजनीतिक दलों की कई समस्याएं हैं जो आपके सामने स्लाइड में देख रहे हैं। ये दलीय गुटबंदी उसमें एक महत्वपूर्ण जो है उसकी कमी है। ये संसद भारत के जनता का प्रतिनिधित्व है। सरकार कोई भी नीति बनाती है, संसद ही हमारी सरकार है और सरकार के बहुमत से, है ना, संसद के बहुमत से फैसले होने हैं और संसद के जो है सर्वस्वीकार्यता होनी चाहिए किसी मुद्दे पर। लेकिन होता क्या है कि संसद को मैनेज किया जाता है संख्या बल पर कि हमारे पास 273 अगर सांसद हैं तो हम जो है कानून बना सकते हैं। विपक्ष जो है विरोध करेगा, कई बार विपक्ष नकारात्मक विरोध करता है, सकारात्मक करता है, दोनों ही बातें होती हैं। पर सरकार जो है वो कोशिश ये करती है कि जो है वो जो चाहे वो काम हो जाए। उसके पास 273 लोग हैं, 273 अगर संख्या है भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो फिर वो कानून बना लेती है, विपक्ष की राय नहीं सुनना चाहती है कई बार। तो इस तरह से क्या है कि एक प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। कई बार क्या होता है, विपक्ष षड्यंत्र करके सरकार को गिराना चाहता है, क्योंकि देश के प्रति या संसद जो 5 वर्षों के लिए गठित हुई है उनमें ये भावना नहीं कि हम सब मिलजुल कर देश की समस्या को दूर करें। उनकी जो प्राइमरी लॉयल्टी है वो न तो पार्लियामेंट के प्रति है, न शासन व्यवस्था के प्रति है, न संसद के प्रति। उनकी प्राइमरी लॉयल्टी वो अपने पार्टी के प्रति होती है। पार्टी ने जो है गाइडलाइंस जारी की है उसको मानना पड़ता है और न मानो तो पार्टी उसको अनुशासनहीनता के नाम पर पार्टी उसको बाहर भी निकाल देती है। तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए दलीय जो राजनीति है वह देश के एकता के लिए या कह सकते हैं कि एक समवेत स्वर के लिए बड़ी बाधा बन जाती है। हर कोई अपनी पार्टी लाइन से जुड़ा रहता है और पार्टियां एक दूसरे के साथ सहयोग करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचती हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। ये नहीं देखती कि सरकार गिर जाएगी तो देश को समस्याएं, नए चुनाव कराने पड़ेंगे। एक नया चुनाव कराने का मतलब ऑन पेपर अगर कहा जाए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आता है। ये एक सामान्य औसत खर्च है। बाकी जो है जो ऑफ द रिकॉर्ड खर्चे होते हैं तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो देश में जो है ऐसे कार्यों के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये वो नहीं सोचते कि हम मिलजुल कर सरकार को चलाए रखें।
या एक जो है ऑल पार्टी गवर्नमेंट बना ले। उनकी कोशिश ये रहती है कि जो वर्तमान में सरकार है उसको गिराओ और हम, ताकि हमको मौका मिले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कई प्रकार के नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हैं। तो ये विचारधारा भी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपन बात करते हैं कि हमने शुरुआत में कही कि राजनीतिक दलों की क्या होती है, स्पष्ट मूल्य एक विचारधारा होती है, लेकिन ये विचारधारा भी आजकल दिखाई नहीं देती। लोग क्या करते हैं कि सत्ता प्राप्त करना, कैसे भी प्राप्त करना। और आज कोalition गवर्नमेंट है, सभी सरकारें, आज जिनके विरुद्ध आप चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद अगर उनके समर्थन से आपकी सरकार बनती तो आप उनका भी जो है समर्थन लेने में नहीं हिचकते, जिनको आपने गालियां दी थी चुनाव के दौरान। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि मूल्यों की राजनीति नहीं रही है ना। हर कोई जो है अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादिता का शिकार दिखता है। हर राजनीतिक दल जो है वो चाहता है ये इनके इन प्रकार है ना सरकार बना ले। तो इसलिए मूल्यों की राजनीति नहीं रही, मूल्यविहीन राजनीति होगी। और ऐसे राजनीति खासकर भारत के संदर्भ में देखें तो धन बल की राजनीति हमको ज़्यादा दिखाई देने लगी है आजकल। एक सामान्य सरल मृदुभाषी है ना और एक ज्ञान और शील से युक्त व्यक्ति राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो तौर तरीके हैं चुनाव लड़ने के उसमें वह मिसफिट है। और इसीलिए आप देखिए कि लोकतंत्र में खासकर भारत के संदर्भ में या विश्व में देखिए कि आप बहुत ही शालीन पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति जो है इस क्षेत्र में जाने से हिचकते हैं। तो समाज का जो वह वर्ग जो है जिसको हम कह सकते हैं कि जो कहीं और या उसके पास पैसा आ गया है या वो बहुत शक्तिशाली है, तो वो चाहता है कि उसको शासन सत्ता भी मिल जाए, तो सर्वगुण संपन्न हो जाए। पैसा था ही उसके पास, ताकत थी ही, अब उसको राज्य की संप्रभु शक्ति भी मिल जाए। तो ऐसे वर्ग के लोग ज़्यादा राजनीति में आ रहे हैं, जो जिनके मन में लोगों के प्रति है ना सेवा की भावना है हो या लोक कल्याण की भावना हो या कुछ ऐसे सद्विचार वाले जो लोग हैं वो राजनीति में कम आना पसंद करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने तो राजनीति को है ना के बारे में कहा था कि समाज के बुरे तबके के लोग ही इस राजनीति में प्रवेश करते हैं, श्रेष्ठ लोग इससे दूर रहना चाहते हैं। तो अर्थ ये है कि राजनीतिक दल जो है वो कई प्रकार की विकृतियों का शिकार हो चुका है और इसने कई प्रकार की अपसंस्कृति भी समाज में फैलाई है। तो ये जो है जो दल गुटबाजी जो कहते हैं या दलबंदी जो कहते हैं, राजनीतिक दल जो है ये देश में एकता के बजाय ये फूट डालो और राज करो की नीति पर ज़्यादा है ना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम राजनीतिक दल की इन बुराइयों को देखते हुए इसको त्याग कर देना चाहिए या कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि जब हम इसकी अच्छाई के बारे में पढ़ रहे थे, इसकी भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये अपरिहार्य लग रहा था, इसमें बुराइयां तो है ही। अब सवाल ये है कि हमको कोई चीज़ जो है अगर बुरी हो रही तो उसको सुधारना चाहिए, ये नहीं कि हम उसको त्याग दें या हटा दें। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें बुराइयां हैं, वो इसमें एक बहुत बड़ी कमी इस बात की है कि अच्छे लोग जो है राजनीति में नहीं आना चाहते। तो हमें चूँकि ये राजनीति हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को है ना राजनीति वो चाहे नहीं चाहे इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वो उससे प्रभावित होता है। तो हमें एक सजग नागरिक की भूमिका निभानी पड़ेगी। उस व्यवस्था में हम रह रहे हैं तो उस व्यवस्था का अंग हमको बनना पड़ेगा, उस व्यवस्था के साथ ही हमको जीना है। तो जो आपका घर है, जो आपकी व्यवस्था है, आप उससे मुँह चुरा के नहीं रह सकते। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इट। देयरफॉर इसलिए आप जो है राजनीतिक दलों को समाप्त नहीं करें, क्योंकि वो आपकी आवाज़ है, वो आपकी सामूहिक आवाज़ है। तो हम सब को ये सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दल वही लोग उसमें शामिल हों या राजनीतिक दलों की आवाज़ वही बने जो हमारी वास्तविक आवाज़ है। ऐसा नहीं कि हमारे कंधों पर रख के बंदूक चलाएं। नॉर्मल यही हो रहा है कि राजनीतिक दल आपसे वोट मांग लेते हैं और जो है आपसे भावनात्मक अपील करके और जो है वो सरकार बना लेते हैं, और इसके बाद जब वो सरकार में आ जाते हैं तो फिर आपको भूल जाते हैं।
आपकी बात नहीं सुनते। तो ये आपको इसके रास्ते ढूंढने हैं कि हम कैसे राजनीतिक दलों को ज़्यादा उत्तरदायी और संवेदनशील बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आपने राजनीतिक दलों के बारे में उसके कार्य और महत्व को अच्छे से समझ लिया है, और इस पर कोई नई बात हो तो आप भी मुझसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।